हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। अभी पिछली बार मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो कुंवारे लड़के हैं यानी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनमें जब ईडी की प्रॉब्लम आती है तो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने सोचा था इसको 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहले वो जिनकी शादी नहीं हुई है और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, दूसरे वो जिनकी शादी हो चुकी है और उसके बाद कुछ सालों बाद उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आई है, और तीसरी ओल्ड एज में 50 साल से जो ऊपर है। तो आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी शादी हुई, जिनके कुछ साल अच्छे गए शादी के, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ी टाइमिंग में कमी थी, दैट्स इट, लेकिन अदरवाइज उनका अच्छी इरेक्शन आती थी। और उनको कुछ साल बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ या कभी उनको ऐसा महसूस होने लगा कि उनके पेनिस में अब तनाव की कमी आने लगी है। जो ये पेशेंट है, ये तीनों कैटेगरी में सबसे इनका ट्रीटमेंट करना ईजी होता है और इनको आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में क्यों मैंने बताया कि इनको ट्रीटमेंट करना ईजी होता है। नंबर 1, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तो इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी होती है। इसकी शादी नहीं हुई है और उसको वैसे ही प्रॉब्लम आने लगी है इरेक्शन खड़े ना होने की या इरेक्शन ना आने की, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल दबाव आ जाता है। वो अपने घर में भी बात नहीं कर पाता और उसको अब शादी भी होने वाली होती है, तो कैसे बहुत डर होता है, जो पार्टनर होता है वो भी नया होता है। लेकिन ये सब चीज़ें इन लोगों में नहीं होती जिनकी शादी हो चुकी है और कुछ साल अच्छे गुजरे हैं, बच्चे हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव नहीं होता किसी तरह का, खासतौर पे पेरेंट्स का। थोड़ी इमोशनल मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है, बच्चे भी पैदा हो चुके होते हैं, तो एक जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है इन लोगों के ऊपर सबसे कम होता है। जब साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कम है तो हमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट पे ही ट्रीट करना पड़ता है, जो कि ईजी होता है, रिस्पॉन्ड करता है आपकी सभी ट्रीटमेंट से। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि अगर हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और इनके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, अगर वो जल्दी प्रॉब्लम मतलब 5-6 महीने की है, एक्यूट है प्रॉब्लम, तो उसमें तो हम मेडिसिन दे सकते हैं आप। लेकिन अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं लेना चाहे, उसे लगे कि भाई मैं मेडिसिन में नहीं जाना चाहता, तो आप इसको पी शॉट कर सकते हैं। पी शॉट का ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही अच्छा असर आता है, साथ में शॉक वेव का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जिसको कहते हैं गोल्डन स्टैंडर्ड है, मतलब ये चलती ही चलती है हर पेशेंट, पी शॉट और शॉक वेव। और मैंने यही बात हमेशा बताई। अभी भी मेरे पास न्यूजीलैंड से पेशेंट आया, हमने उसको ट्रीट किया, उसने कहीं से पी शॉट किया था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स ना आने का एक ही रीज़न है कि ज़्यादातर डॉक्टर पी शॉट को खुद से नहीं करते, उनके वार्ड बॉय टेक्नीशियन कर देते हैं। ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, यानी आपको पता नहीं है अंदर कहाँ डाल रहे हो आप, तो आपके एक्सपीरियंस से ही जाएगा। जो डॉक्टर सर्जरी करता है, इम्प्लांट की सर्जरी करता है, लेंथनिंग करता है, फैट ग्राफ्टिंग करता है, जो रोज पेनिस को खोलता है उसको पता है कि कहाँ पे कोरपुरा होगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी लोग इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे भी जाके कराने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इसमें कौन सी बात होगी, हम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। ये प्रोसीजर भी जैसे आप सर्जरी धीरे धीरे सीखते हो, कितनी भी आपके साथ हमारा टेक्नीशियन जो हमें ऑपरेट कराता है, कितना भी हम हमसे सर्जरी करा लें, हम उससे आप सर्जरी कराना क्या पसंद करेंगे? सिमिलरली पी शॉट के साथ है। जो लोग ज़्यादातर पी शॉट करते हैं वो पी शॉट एक तो बिना लोकल दिए करते हैं। क्यों बिना दिए लोकल करते हैं? क्योंकि इन लोगों को जो टेक्नीशियन है, वार्ड बॉय है, इनको लोकल देना नहीं आता। वो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मरीज़ डर जाते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए लोकल वो अवॉइड करते हैं। वो स्प्रे कर देते हैं या फिर कोई क्रीम लगा देते हैं, तो उससे एनेस्थेटाइज नहीं होता। दूसरा रीज़न है, जब एनेस्थेटाइज ही नहीं होगा तो ये लोग सर्जरी नहीं कर पाते। दूसरा एक बड़ा रीज़न है कि ये नहीं पता लगता कि कोरपुरा के अंदर है, कोरपुरा के बाहर है। अगर कोरपुरा के अंदर इंजेक्शन लगेगा पी शॉट का, तो हमेशा रिस्पॉन्स आएगा इन पेशेंट में, खासतौर पे जिनको शादी के बाद ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि इनमें प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल मैंने बताया ऐसी होती है, या ब्लड वेसल्स खुल जाती है, नई ब्लड वेसल्स बन जाती है, जिसको नई ब्लड वेसल्स बनती है, पुरानी ब्लड वेसल्स खुल जाती है, अंदर के प्लाक निकल जाते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स निकल जाते हैं पी शॉट से, और साथ साथ शॉक वेव से। शॉक वेव में भी जो अंदर प्लाक जमे होते हैं वो खुल जाते हैं, नई ब्लड वेसल्स बनती है। दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग अलग है, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है, नई ब्लड वेसल्स बनना और नई ब्लड सप्लाई पैदा करना। इन दोनों का ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन पेशेंट्स में। और इनको हम हमेशा पी शॉट देते हैं, 6 सेशंस देते हैं, हर महीने एक सेशन। आमतौर पे मैं लास्ट के सेशंस को स्प्रेड कर देता हूँ, मतलब 1 महीने की बजाय 3 महीने में देना शुरू कर देता हूँ, जिससे लंबे टाइम तक पेशेंट को असर रहे।
ये एक बार पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इनका बहुत अच्छा कंप्लायंस भी होता है, इनको दोबारा मेडिसिन दोबारा दिक्कत नहीं भी आती है, और अगर आती है तो आप 1-2 साल में आके एक बार पीशोट करा लो तो ये पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लो इन्हीं पेशेंट्स में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका कुछ पहले ठीक चल रही थी शादी, लेकिन शादी में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और बीवी साथ में डिवोर्स हो जाता है, और इन्हीं कारण से डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को समझदार पार्टनर मिले या लाइफ पार्टनर समझदार हो। तो बहुत ही जब इनको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होने लगी तो उनकी बीवी ने कहा नहीं तुम्हारा नहीं खड़ा होता, तो घर में लड़ाइयाँ होने लगी और डिवोर्स तक बात चली गई। जब ऐसे ही पेशेंट्स में डिवोर्स हो जाता है तो ये पेशेंट उसी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं जिन पेशेंट्स शादी से पहले वाले पेशेंट्स, उनमें डर लगने लग जाता है, दूसरी शादी करने से डरने लग जाता है। अगेन ये उस सिचुएशन पहुंच के जैसे जो कुंवारे लड़के होते हैं, नई शादी करेंगे, नया पार्टनर होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम करते तो यही ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर ये चीज़ ट्रीटमेंट 1-2 बार में आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और हम ये कहते हैं कि अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, दवाइयों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप फिनाइल इम्प्लांट की ओर जाएँ। फिनाइल इम्प्लांट बहुत ही सेफ सर्जरी है। बहुत से मैंने देखा लोगों ने वीडियो बनाए कि इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सेफ सर्जरी है, और अगर आप ठीक से करो तो इसमें कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस नहीं होता। सिंपल सर्जरी है, बहुत आराम से जो लोग ये करते रहते हैं सर्जरीज, हम लगातार डालते हैं अपने वीडियोस, उसको बहुत आराम से कर देते हैं और पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर होकर चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिनाइल इम्प्लांट कंसिडर करना चाहिए जिनकी किसी कारण से शादी टूट चुकी है। अगर ठीक है लाइफ पार्टनर अच्छा है, वो अच्छे से समझ जाता है, तो हम पीशॉट और शॉकवेव से इजीली इन पेशेंट्स को मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स मैंने आपको बताए कि इसमें क्या था, इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में क्या था कि 2 तरह के को हमने सब डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी बनती है और जिनकी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बनती। इन पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है तो इनका पेनिस भी छोटा होने लगता है। तो ऐसे जो पेशेंट जिसमें मैंने बताया वो कैटेगरी जिनके पेनिस का साइज छोटा हो गया है इस कारण से, तो वो हम पीशॉट और शॉकवेव से ट्रीट कर सकते हैं, और वो अगर चाहें तो साथ में अपने शौक के लिए पेनिस में फिनाइल फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेंथनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो शौकिया तौर पे है, वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, तो उसको हम कर सकते हैं और वो इसके साथ अच्छा रिस्पॉन्स कर देती है। तो हम उसको हमने बहुत बार वीडियोस में बनाया कि हम पीशॉट के साथ फैट ग्राफ्टिंग भी कर देते हैं, लेंथनिंग भी कर देते हैं, फिलर भी डाल देते हैं। तो ये वो पेशेंट्स हैं जो सब कुछ आप कर सकते हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वो शॉकवेव भी कर सकते हैं, पीशॉट भी कर सकते हैं, फिलर भी डलवा सकते हैं, बोटॉक्स भी डलवा सकते हैं, टोसिलोरेक्टमी भी करा सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग भी करा सकते हैं। दूसरे जो सब ग्रुप है जो मैंने आपको बताया था वो हैं जिनकी इसी कारण से उनकी फैमिली लाइफ खराब हो गई है। वो पेशेंट्स क्या करेंगे? वो पेशेंट्स कभी भी फिनाइल लेंथनिंग फैट ग्राफ्टिंग की सर्जरी में ना जाए, क्योंकि उससे उनको फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है फिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग बेसिकली पेनिस को लंबा और मोटा करने की सर्जरी है, उससे ताकत का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर उन्होंने सर्जरी करानी है तो फिनाइल इम्प्लांट की हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स को हम फिनाइल इम्प्लांट करते हैं। रीज़न ये भी है कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं रहते फिनाइल इम्प्लांट के बाद, लेकिन हम हमेशा चेक करते हैं कि पेशेंट इमोशनली स्टेबल हो फिनाइल इम्प्लांट कराने से पहले। और फिनाइल लेंथनिंग फैट ग्राफ्टिंग तो करा सकते हो कि उसमें कोई हमने फॉरेन बॉडी डाली हो तो कोई भी आके करा सकता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पेशेंट जिन्होंने दोबारा शादी करनी है उसमें हम फिनाइल इम्प्लांट की उनको पुश करते हैं अगर उनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो। अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। तो आज हमने उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को डिस्कस किया। ये हम सिंपल पेशेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिनमें नॉर्मल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और जिनमें फिनाइल डॉप्लर में आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आती। ज़्यादातर मैंने बताया कि लोग बहुत फिनाइल डॉप्लर कराते हैं। फिनाइल डॉप्लर कराने में ज़्यादातर ईडी के पेशेंट्स में कुछ हासिल नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है आप रूल आउट कराने के लिए करा सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो पेशेंट्स जिनकी शादी नहीं हुई है, अब इस वीडियो में डिस्कस किया है कि वो पेशेंट जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनको किस तरह से डील किया जाता है। देखिए ये सारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करना बड़ा सिंपल है। अगर जो डॉक्टर है वो थोड़ा समझदार है, आपकी बात समझे और आप भी थोड़ा समझदारी से काम लें तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। उन पेशेंट्स में ये चीज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीट करने में दिक्कत होती है जिनमें इग्नोरेंस ज़्यादा है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बातों को नहीं समझते।
यानी कुछ इस तरह से लोग होते हैं जो बहुत नीम हकीम के चक्रों में पड़े रहते हैं, उन्हीं के चक्रों में फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को ट्रीट करना मुश्किल होता है, खास तौर पे वो मरीज जो डिप्रेशन में आ जाए। तो जब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इसको मैं बता दूं, इसका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के साथ कनेक्शन है, तो आप इसको जल्दी ट्रीट कराएं, समझदारी से ट्रीट कराएं, तो बहुत इजीली इसको ट्रीट किया जा सकता है, 100% ट्रीट किया जा सकता है। इसको लंबा मत खींचें, इसके लिए इधर उधर डॉक्टरों के पास ना जाएं। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं इसी एज ग्रुप में जो डॉक्टर के पास जाते हैं, ओहो तुमने तो ये किया था, तुमने तो मस्टरबेट कर दिया, बहुत बड़ी गलतियां होगी, अब तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, हम तुम्हें गारंटी शुदा 3 महीने का इलाज देंगे, उसकी हो जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई गारंटी शुदा इलाज इसमें नहीं होता, बड़ा सिंपल इलाज होता है। मेडिसिन करो, आप थोड़ी और एग्रेसिव थेरेपीज करो, जैसे मैंने बताया पिशोट है, शॉकवेव है, फिलर्स है, बोटॉक्स है, और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। तो कोई जादू नहीं है, कहीं किसी के पास भी कोई जादू नहीं है, कोई दवाई पुड़िया में डाल के, कोई दवाई डाल के ऐसी नहीं है जो जादू से इसको ठीक कर दे। ज़्यादातर जो पुड़ियाओं में दवाई होती है उसमें वियाग्रा होती है हाई डोज में, ऐसे मत चक्रों में पड़े। तो अगर आप समझदार हैं और डॉक्टर समझदार हैं तो इस ट्रीटमेंट का बहुत जल्दी इलाज किया जा सकता है। अगर आप ही घूम रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सब कुछ शेडी है, आपको पता नहीं है कि डॉक्टर ओपन नहीं है, वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, सहलाने ये बताने की बजाय कि कुछ नहीं ठीक हो जाओगे, वो ऐसे करना है कि ओहो पता नहीं कितनी बड़ी गलती होगी, अब तो हमारी जिंदगी खराब होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर को ये जो डॉक्टर का भी ये फर्ज है मरीज को बताए कोई नहीं, जैसे नॉर्मल बीमारी होती है ये भी ऐसी बीमारी है और इसका बड़े आराम से इलाज हो सकता है। इस तरह से हम इन पेशेंट्स में बड़े आराम से इनको ट्रीट कर देते हैं। तो होपफुली अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमारे क्लिनिक में फ़ोन करके पता कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं, जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। 10 बजे से 7 बजे के बीच में, संडे ऑफ रहता है। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।